नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों आज हो गया है 12 जनवरी, डीआरडीओ को मिली एक और बड़ी सफलता। मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण, भारत का बजा डंका। दोस्तों भारतीय हथियारों का दुनिया भर में डंका बज रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। आप दरअसल 14वें कोर कमांडर लेवल की आज बातचीत, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच दोनों देशों की काफ़ी उम्मीदें, अच्छी खबर आने के ही आसार। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, C2C वेरिएंट का INS विशाखापत्तनम से हुआ टेस्ट, ये भी हम आपको बताएंगे। अफगानिस्तान में गहराया मानवीय संकट, निपटने के लिए यूएन ने बनाया प्लान, दुनिया से मांगी $5 बिलियन की मदद। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे एलियंस का घर नहीं बल्कि खरगोश है, चांद पर दिखी रहस्यमय झोपड़ी, आखिरकार खुल गया है राज, वो हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें दोस्तों एक एक करके जानेंगे। जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक मामले में एक बड़ा जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। वहीं असम मणिपुर सीमा पर संदिग्ध उग्रवादियों ने गोली चलाई है, वहीं सब कुछ खबरें जानेंगे। यहाँ पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे पाकिस्तान भारत सीमा पर फायरिंग, पाक रेंजर्स ने अपने ही घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। तो और यूपी बीजेपी को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो एक एक करके खबर विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों इस देश के इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखें। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। देश भर में कोविड-19 का आंकड़ा बेतहाशा वृद्धि, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, 1,80,000 के करीब आए मामले। दरअसल दोस्तों पिछले 24 घंटे में तेज़ी के साथ कोविड-19 के आंकड़े बढ़ रहे हैं और 1,80,000 के करीब मामले सामने आए हैं। और आंकड़े आने के बाद पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि कोविड-19 का जो आंकड़ा निकल के आया है वो कहीं ना कहीं तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल आपात बैठक की, पीएम मोदी ने बड़ी बैठक में स्पष्ट कर दिया है, संकेत दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी सिचुएशन में भी आने वाले समय में पूरी तरीके से इसका सख्ती जो है वो बरती जाएगी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, डीआरडीओ को मिली एक और सफलता, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। दोस्तों दरअसल भारत का डंका जहां एक तरफ पूरी दुनिया भर में बज रहा है, तो इन लगातार सेना और डीआरडीओ को एक से बढ़ के एक सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। डीआरडीओ को सफलता मिली और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा वो समझिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल भारतीय सेना की पैदल सेना और पैरासूट स्पेशल फोर्सेस के लिए है। ये पोर्टेबल मिसाइल जिसे एक से दूसरी जगह आदमियों द्वारा लेकर जाया जाता है, इसे अधिकतम 2.5 किलोमीटर की रेंज पर तक एक तिहाई का इस्तेमाल कर लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है, जिनमें स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च होते भी देखा गया है। वहीं मंगलवार को ही भारत ने आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का मंगलवार को भारतीय नौसेना के गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण प्रक्षेपण भी किया हुआ है। तो इस बीच आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। दरअसल डीआरडीओ में आपको बता दें जो खतरनाक हथियारों निकल भी रहे हैं दोस्तों, उसका भी पूरी दुनिया भर में डंका बज रहा है और उनकी मांग भी बढ़ रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, 14वें कमांडर लेवल इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच आज होगी बातचीत, दोनों देशों के काफ़ी उम्मीदें। दरअसल आपको बता दें बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। लगभग 3 महीने के बाद भारत और चीन की कमांडर लेवल की 14वीं बैठक जनवरी को सुबह 9:30 बजे से सुचुल मोल्डो एरिया में चीनी क्षेत्रों में हुई है। इस बातचीत से पहले ही दोनों देशों के वरिष्ठ स्तर के सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीदें जताई गई हैं। आपको बता दें इस बातचीत से फोकस हॉट स्प्रिंग इलाके में अपनी ही पोजीशन को बहाल करना होगा। इससे पहले दोनों देशों की कमांडर लेवल की बातचीत में गलवान घाटी, प्योंगयांग लेक के उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र के गोगरा इलाके को लेकर तत्कालिक समाधान निकालने में सफलता मिली थी, जिसके बाद पिछली बातचीत में कुछ खास नहीं हो सका था। लेकिन आज जो है बातचीत होगी और माना जा रहा है कि इस बातचीत के जरिए कहीं न कहीं तरीके से विवाद जो है सीमा पर कम करने की कोशिश की जा सकती है।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अगले महीने की शुरुआत में राफेल फाइटर जेट में 19 सुधारों के साथ भारत को मिलेंगे 3 और राफेल फाइटर जेट। 210 भारतीय वायुसेना IAF को अगले महीने फरवरी में फ्रांस में अंतिम 4 राफेल जेट विमान मिलने जा रहा है, जिनमें से सभी विमान पूरी तरीके से भारत विशिष्ट संवर्धन से लैस होंगे, जो किसी भी क्षेत्रीय विरोधी से लड़ने के लिए सेना का अतिरिक्त ताकत देगा। माना जा रहा है कि 3 राफेल लड़ाकू विमानों के दक्षिणी फ्रांस पे मार्सेले के उत्तरी पश्चिमी स्थित एक्सेस ले ट्यूब एयर बेस फरवरी के आसपास मौसम की स्थिति के आधार पर छोड़ने की उम्मीद है। दरअसल आपको बता दें कि हालात जो निकल के आ रहे हैं वो बेहद पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खराब। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। देश भर में जहां कोविड-19 के आंकड़े हमने आपको बताया, तो वहीं 5 राज्यों को लेकर भी बड़ा ऐलान हो गया है। दरअसल आपको बता दें, एक तरफ जहां कोविड-19 के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, वहीं पर 5 राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में 5 राज्यों में चुनाव जीत की सत्ता की चाबी सौंप दी। और इसी को देखते हुए फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी वर्तमान यूपी में 45 से ज़्यादा अधिक विधायकों के टिकट काटने का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी में कल बड़ी बैठक हुई है और यहाँ पर आपको बता दें कि कईयों के टिकट फिक्स भी हुए हैं। और यूपी बीजेपी कहीं ना कहीं तरीके से आक्रामक मोड में तैयारी कर रही है और चुनाव लड़ने की भरपूर कोशिश भी जारी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग, पाक रेंजर्स ने अपने ही घुसपैठियों को ढेर कर दिया, 100 भी उठा ले गए। अब आप समझिए पाकिस्तान किस तरीके से झुंझलाया हुआ है सीमा पर। भारत में घुसपैठ करके इमरान खान पूरी तरीके से वो कहीं ना कहीं उनकी हालत ख़राब कर दी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी इलाके में स्थित सीमा निगरानी चौकी मुहावा 0 लाइन पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया गया। गोली लगने के बाद ये पाकिस्तानी क्षेत्र में पहुंच गया, जिसे पाक रेंजर्स उठा ले गए। इसके तुरंत बाद सीमा सुरक्षा बल ने पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की, लेकिन पाक रेंजर्स ने BSF अधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक मुहावा पोस्ट पर BSF की 144 बटालियन के जवान रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच गश्त कर रहे थे और इस बीच जवानों ने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। सूत्रों के मुताबिक कोई पाकिस्तानी तस्कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और दोस्तों उनको ये लगा, लेकिन असल में घुसपैठ पाकिस्तान की ही सेना कर रही थी। और इसी के बाद पाकिस्तान ने अपनी ही घुसपैठियों को पाकिस्तानी सेना ने ढेर कर दिया। हालांकि जब बाद में ये सारी चीज़ें पता चली तो आनन फानन में लाश को ले जाकर भी कहीं ठिकाने लगा दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों माफ़ीनामा राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुए जावेद हबीब, लिखित में मांगी माफ़ी। दरअसल दोस्तों मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुए हैं। उन्होंने महिला के बालों में थूक कर बाल काटने के मामले पर लिखित में माफ़ी मांगी और कहा है कि उनका इरादा किसी को चोट पहुँचाने या अपमान करने का था ही नहीं। दरअसल NCW ने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी। NCW ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि ऐसी बात दोहराई न जाए। आयोग ने एक ट्वीट में यह भी बताया है कि उसने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने को भी कहा हुआ है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं कि वही मामला निकल के आया है जिस तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने घुटने टेके। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में गहराया मानवीय संकट, निपटने के लिए UN ने बनाया प्लान, दुनिया से मांगी $5 बिलियन रुपए। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र और उनके सहयोगियों ने युद्धग्रस्त देश की बढ़ती बुनियादी सेवाओं को बहाल करने के लिए अफगानिस्तान के लिए $5 बिलियन की वित्तीय अपील की है। UN न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वे UN और उनके सहयोगी द्वारा किसी भी एक देश के लिए मांगी गई अब तक की सबसे बड़ी सहायता अपील है। मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ्स ने दावा किया है कि अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान के लिए अकेले 4.4 बिलियन की ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए फ़िलहाल तालिबान के लिए इस तरीके की मदद मांगी गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों दिल्ली दंगे, उमर खालिद की जमानत का पुलिस ने किया विरोध। कहा लोकतंत्र को अस्थिर करने की कोशिश की गई है और देश को तोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसे दंगाइयों को किसी तरीके से जमानत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों दरअसल JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा है कि दंगों की साजिश का मकसद लोकतंत्र की नींव को अस्थिर कर केंद्र सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना था।
खालिद समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से अधिक जख्मी हो गए थे। आरोपियों की जमानत याचिका पर पिछले 5 महीने से अधिक समय से बहस भी चल रही है और इसी को देखते हुए पुलिस ने इस चीज़ का विरोध भी किया है। दरअसल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजन अमित प्रसाद ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के उन दावों का विरोध किया जिनमें जांच एजेंसियों को सांप्रदायिक और दंगों की साजिश के मामले में आरोप पत्र को कल्पना बताया है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चन्नी का मसला। जी हाँ, आपको बता दें ये जो तार जुड़े हैं असल में ये तार लंदन से जुड़े हैं। इसको लेकर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जांच करने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ एनआईए से जांच कराई जाएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले में मास्टरमाइंड लंदन में बैठा है। जी हाँ, लंदन में मास्टरमाइंड होने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से जांच की बात तो भले ही दोहराई हो, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरीके से कहीं न कहीं तरीके से चन्नी सरकार जो है वो फंसती नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि चन्नी सरकार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला निकल के आया है, इसके बाद से पूरी तरीके से बैकफुट पर नज़र आ रही है। ऐसे में दोस्तों अब जिस तरीके से नया मामला निकल के आया है कि लंदन में इनके माफिया बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के मूवमेंट को बढ़ावा देना भी निकल के आ रहा है, जो कि ये भी एक और चिंता की बात है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों तेज़ी के साथ हो रहा है निवेश। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश भर में निवेश को लेकर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब बड़े पैमाने पर निवेश जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। सऊदी अरब निवेश को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और यही कारण है कि सऊदी अरब तैयारी की वजह से वो पूरी तरीके से आने वाले समय में सऊदी सरकार ने ऐलान किया है और यूएई जो है वो जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बता दिया है उन मुस्लिम देशों को, जो मुस्लिम देश लगातार जम्मू कश्मीर, भारत और जम्मू कश्मीर के मामले का विरोध कर रहे थे। और यूएई जो है आपको बता दें लगभग 8,000 करोड़ का पहले चरण में निवेश किया है। हालांकि 18,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव जो है जम्मू कश्मीर में आ चुका है, यानी तेजी के साथ। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अफगानिस्तान में हुआ ढेर। मोहम्मद खुरासनी 150 मासूमों की हत्या के जिम्मेदार टीटीपी कमांडर था दहशतगर्द। दोस्तों प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का प्रवक्ता और आतंकवादी समूह का सबसे मोस्ट वांटेड खालिद बटली उर्फ मोहम्मद खुरासनी पाकिस्तान सीमा से लगे अफगानिस्तान के पूर्व नंगरहार प्रांत में मारा गया है। पाकिस्तान के रक्षा सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है और इसमें 2014 में सैन्य स्कूल पर किया गया हमला सबसे विभत्स था। इनमें 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। रक्षा सूत्रों की विस्तृत जानकारी दिए यहाँ बताया गया है कि टीटीपी कमांडर खुरासनी अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मारा गया है। उन्होंने बताया है कि वो पाकिस्तान में नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की हत्या में शामिल था। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस आतंकवादी, जो कि टीटीपी और पाकिस्तान भी इसे आतंकवादी मानता है, इसका खात्मा जो माना जा रहा है कि पाकिस्तान में एक अधिकारी ने कहा है कि हम लोग अफगानिस्तान में सूचना इकट्ठा करने में जुटे हैं। आखिर खुरासनी का कैसे पता लगाया गया और उसे ढेर किया गया, अभी तक ये साफ हो रहा है धीरे धीरे। तो एक तरीके से ये पाकिस्तान की सेना की ही तरफ से की गई कार्रवाई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, भारत संग चीन पर तनाव के बीच चीन की सेना को युद्ध लड़ने के आदेश दे दिए हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने 4 जनवरी 2022 को एक मोबिलाइजेशन ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद सेना के सैनिकों को इकट्ठा करना था। इस तरीके से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग एक्टिविटी की नए साल पर औपचारिक शुरुआत हुई है। सीएमसी के 1 साल के ये पहला ऑर्डर था। इस ऑर्डर में 206 शब्द थे जो कि काफ़ी मन माने थे। आपको बता दें कि इससे पिछले साल दिए गए ऑर्डर में 636 शब्द थे। सेंट्रल थिएटर कमांड के 21वीं एविएशन ब्रिगेड के ट्रेनिंग एरिया में एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आपको बता दें कि हालत जो है वो ख़राब कर रहा है चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वयं अपने चीनी सैनिकों को युद्ध लड़ने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमें 1 मिनट में युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, यानी हम इस तरीके से तैयारी करें कि किसी भी तरीके से कोई भी आपदा आती है तो हमें युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट। ईरान के साथ बातचीत के बाद भी तालिबान की नहीं गली दाल। तेहरान ने कहा अभी नहीं मिलेगी सरकार को मान्यता। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने कहा है कि वो पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने वाला है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। राजधानी तेहरान में ईरान और तालिबान के बीच बातचीत हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीब जाहेद ने कहा है कि तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ रविवार की उच्च स्तरीय वार्ता सकारात्मक थी, लेकिन ईरान अभी भी तालिबान को अधिकारियों के तौर पर मान्यता देने को इच्छुक नजर नहीं आ रहा है। सईद खतीबजादे ने कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति ईरान इस्लामी गणराज्य के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है और अफगानिस्तान प्रतिनिधिमंडल की यात्रा इन चिंताओं के ढांचे के भीतर थी। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने अपने ईरानी समकक्षों से मुलाकात की। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान से गलती सीमा के पास ज़बरदस्त धमाका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 9 बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले में सामने आया टीटीपी का हाथ। दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान में सोमवार को तालिबान के साथ लगने वाली सीमा के पास एक जोरदार धमाका हुआ है। इस मामले में 9 बच्चे की मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। तालिबान द्वारा नियुक्त गवर्नर के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। गवर्नर कार्यालय के इस बयान में कहा गया है कि धमाका उस वक्त हुआ जब नांगरहान प्रांत में खाना बेचने वाली गाड़ी ने एक पुराने बिना फटे मोर्टार के गोले को टक्कर मार दी थी। अभी इस घटना को लेकर ज़्यादा जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। ये प्रांत तालिबान के प्रतिद्वंदी इस्लामिक स्टेट ग्रुप का मुख्यालय। आपको बता दें कि हालात जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराहट की तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जिससे सिचुएशन की भी खराब हो गई है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांगी मदद। दरअसल श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और आशंका जताई गई है कि इस साल श्रीलंका दिवालिया हो सकता है। इसी बीच श्रीलंका में राजनीतिक संकट बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और श्रीलंका में राजनीतिक संकट बढ़ने के संकेत दिखाई दे। श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा जो है एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद भी मांग ली है। श्रीलंका की उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में श्रीलंकाई तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय पीएम मोदी को संयुक्त पत्र लिखा है, जिनमें संविधान में 13वें संशोधन के प्रावधानों को पूरी तरीके से लागू करने के लिए उनकी मदद मांगी गई है। आपको बता दें कि 30 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच समझौते के तहत श्रीलंका के संविधान में 12A यानी 12वां संशोधन किया गया था और अब श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो श्रीलंका सरकार से उन संशोधन को लागू करने के लिए कहें जिसे श्रीलंकन सरकार लागू नहीं कर पा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क में खरीदा 248 कमरों वाला आलीशान होटल। हॉलीवुड की है पसंदीदा जगह। एक बार फिर से कहीं न कहीं तरीके से भारत का डंका बजा है। दोस्तों, दरअसल एशिया के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में विशालकाय लग्जरी होटल खरीदा है जो कि हॉलीवुड का पसंदीदा ठिकाना है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क शहर में मैड्रियन ओरिएंटल को खरीद लिया है और 248 कमरे वाला ये विशालकाय होटल काफ़ी ज़्यादा महंगा और इसे कमरे की कीमत लाखों में है। दरअसल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी के समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मैड्रियन ओरिएंटल को $98 बिलियन यानी करीब $10 करोड़ यानी करीब 728 करोड़ रुपए में ये सौदा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड यानी RIAHL के जरिए हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें होटल का मतलब है कि पर डे एक 24 घंटे का 10 लाख का किराया बताया जा रहा है और ये बॉलीवुड की पहली पसंद। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में कोविड-19 से हालात हुआ बेहद बेकाबू। पिछले 24 घंटे में टूटे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 13 लाख से ज़्यादा कोरोना मामले। दोस्तों, दुनिया भर में कोविड-19 हाहाकार मचा रहा है। कोरोना के मामले
अमेरिका में भी बेतहाशा वृद्धि हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 13 लाख से ज़्यादा मामले आने के बाद से पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और अमेरिका में पूरी तरीके से लोग कहीं न कहीं तरीके से उनको हॉस्टलों में जगह नहीं मिल रही हैं। हॉस्टल के पूरी तरीके से हालात बिगड़ चुके हैं और हालात इतने